नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है सर्पदंश। आकाश पर काले गहरे बादल छाए हुए हैं। हालांकि इस पहाड़ी इलाके में मौसम साफ कम ही रहता है, फिर भी आज आकाश और दिनों से ज़्यादा ही गहरा फिर दिख रहा था। दूर झील का पानी भी ऐसे मौसम में शांत और मटमैला दिखाई दे रहा था। यह जगह तुम्हें भी बहुत पसंद थी। खासकर ऐसे मौसम में तो तुम खुद को रोक ही नहीं पाती थी। ऐसे मौसम में तुम घंटों कार लेकर ऊंची नीची पहाड़ी ढलानों पर फिसला करते थे। होटल की 5वीं मंजिल की इस बालकनी से हमने कई खूबसूरत लम्हे को साथ साथ जिया है। पानी काफ़ी तेज से बरस रहा है, रह रहकर बादल गरज रहे हैं, पर आज तुम्हारी अनुपस्थिति में मुझे यह सब असहाय लग रहा है। यह जगह तुम्हें किस कदर पसंद थी। तुम कहा भी करती थी कि भारत में अगर कहीं भी खूबसूरती है तो कश्मीर में। यहाँ के एक एक दृश्य को आंखों में बसा लेने का मन करता है। तभी तो साल के 6 महीने हम यहाँ श्रीनगर के होटल मूनलाइट के इस कमरे में बिताया करते थे। होटल मूनलाइट की 5वीं मंजिल की इस बालकनी से पूरा श्रीनगर तस्वीर की तरह आंखों में के सामने घूमता है। और तस्वीर की तरह घूमता है वह दृश्य जब मैंने अचानक तुम्हारे सामने अपने दिल की बात रख दी थी। साथ साथ पढ़ते घूमते फिरते पता नहीं कब मुझे यह महसूस होने लगा कि मैं जीवन साथी के रूप में तुम ही को पाऊं। और पता नहीं कैसे यह कहने की हिम्मत कर बैठा, अनु आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। जवाब में तुमने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर्द हाथ मेरे हाथों पर रख दिया और बिना कहे ही तुम बहुत कुछ कह गई थी। तुम्हारी बंद पलकों पर वो सपने मैंने देख लिए थे जो मेरी बात सुनकर तुम्हारी आंखों में तैर गए थे। बस उस दिन से हम एक हो गए थे। मेरा बिजनेस भी काफ़ी अच्छा था। हमारे परिवार वालों को हमारे विवाह पर कोई आपत्ति नहीं हुई और जल्द ही तुम दुल्हन बनकर अपने अरमानों का महल सजाए मेरे घर आ गई थी। मैंने भी कोई कसर न छोड़ी थी तुम्हें स्वागत में। घर में केवल माँ थी, उनकी तो एक ही इच्छा थी कि घर में बहू आ जाए, पर मेरे लिए तो जैसे सारे संसार की खुशियाँ ही मेरे घर में आ गई थी। शादी की पहली ही रात तुमने मेरे हाथ थाम कर कहा, मुझे कश्मीर बहुत पसंद है मित्तू, मुझे कश्मीर ले चलो। बस उसी सुबह नई कार लेकर तुम चल दिए थे। श्रीनगर आकर तो वैसे तुम उड़ने ही लगी थी। बहुत से होटल हमने देखे, पर तुम्हें होटल मूनलाइट बहुत पसंद आया, खासकर उसका यह कमरा जहाँ से आज भी वो नज़ारा देख रहा हूँ। आज तुम नहीं हो, बाकी सब कुछ है। यह कमरा मैंने हमेशा के लिए ले लिया है, जिसमें तुम्हारा बड़ा सा एक तेल चित्र टंगा है। याद है वह दिन जब मैं बिजनेस के सिलसिले में 4 दिन के लिए बाहर जा रहा था। माँ भी घर की चिंता छोड़ 6 महीने के लिए हरिद्वार गई थी। चलते समय तुम मुझसे लिपट गई और कहा, मीतू जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना ये 4 दिन कैसे काटूंगी, अकेला घर खाने को दौड़ेगा। पगली, मैं हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही धीरज खोगी तो मैं भी नहीं जा सकूँगा। मन तो हुआ कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास रुक जाऊं, पर जाना तो था ही। बड़ी मुश्किल से तुम्हें धीरज बंधाकर मैं जा पाया था। उस समय वे 4 दिन तुम मेरे बिना नहीं काट पा रही थी, पर आज ये 4 साल तुमने मेरे बिना कैसे बिता लिया। आंखों में कुछ तरल पदार्थ आ गया था, तौलिया से पोंछ लिया मैंने। कितने खुशी खुशी बीत रहे थे हमारे दिन, तुम और हम और तुम, जैसे एक दूसरे के बिना दुनिया अधूरी थी। तभी बिजनेस के सिलसिले में मेरी मुलाकात विश्वास से हुई। हाँ, विश्वास सेन, मेरी फैक्ट्री का नया मैनेजर, काफ़ी हंसमुख इंसान। पहली बार वह हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर आया था। उसके हंसमुख स्वभाव से तुम भी काफ़ी प्रभावित हुई थी। तुम लोगों ने काफ़ी जोक सुनाए एक दूसरे को। फिर तो वह अक्सर ही हमारे घर आने लगा था। उसकी माँ दिल्ली में रहती थी, वह भी अभी कुंवारा था और मुंबई में अकेला ही रहता था। अक्सर हम लोगों की शामें विश्वास के साथ बीतने लगी। तुम तो खुश थी, पर धीरे धीरे मैं ही हीन भावना से ग्रसित होता चला गया। अब तुम्हें मेरे ना होने पर भी अकेलापन भी नहीं सताता था।
यहाँ तक कि जब मैं 1 हफ्ते के लिए बेंगलोर चला गया, तुमने वह समय भी विश्वास के साथ मज़े से काट लिया। तुम विश्वास को पसंद करती थी, पर मैं मानसिक रूप से बीमार होता गया। यहाँ तक कि मुझे तुम्हारे और विश्वास के संबंधों पर भी शक होने लगा। अब मुझे विश्वास का तुम्हारे साथ उठना बैठना बहुत असह्य लगने लगा। उस दिन जब मैं फैक्ट्री से लौटकर कार पोर्च में रख रहा था, तो मैंने तुम दोनों को गेट से बाहर निकलते हुए देखा। मैं तुमसे देर से आने के लिए कह गया था, पर जल्दी आ गया था। शायद उसी का फ़ायदा उठाकर तुम विश्वास के साथ कहीं घूमने जा रही थी। यह सोचकर मैं गुस्से से पागल हो गया और ऊपर जाकर बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करने लगा। उस दिन भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में तुम कुछ पैकेट्स से लदी हुई पानी से तरबतर घर में दाखिल हुई। अपने कमरे में जाते जाते तुमने बालकनी की लाइट ऑन कर दी और मुझे देखकर हैरान हो गई। अरे, आप तो देर से आने के लिए कह गए थे। और उसके जवाब में मैं तुम्हारे ऊपर बरस पड़ा था। हाँ, ताकि तुम आराम से विश्वास के साथ रंगरेलियाँ मना सको। तुम एकदम हैरान रह गई। हाँ, बन तो ऐसे रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। तुम्हारे और विश्वास के बीच जो कुछ चल रहा है, मैं सब जानता हूँ। सुमित, तुम होश में हो नहीं हो? होश में था नहीं, अब आ गया हूँ। मैं सब देख रहा हूँ। तुम और विश्वास खुलकर मेरी दौलत पर मज़े उड़ा रहे हो। सुमित, बस तुम बहुत हो चुका। सहने की भी एक सीमा होती है। यह कहकर तुम रोते हुए तेजी से अपने कमरे की ओर दौड़ी गई और जाते जाते तुम्हारे हाथ के पैकेट्स बदहवासी में वहीं गिर गए, जिनसे कुछ दवा की शीशियां ज़मीन पर गिरकर टूट गई थी और उनमें से एक तरल पदार्थ ज़मीन पर ऐसे रो रहा था जैसे हम दोनों के हालात पर रो रहा हो। हाँ, कुछ दिनों में तुम बीमार रहने लगी थी। अपने पागलपन में मैं यह देख ही नहीं पाया था। उस दिन 3-4 दिन तक मेरा इंतज़ार करने के बाद ही तुम विश्वास के साथ दवा लेने गई थी। खैर, उस रात हम दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया था। तुम स्वाभिमानी और मैं शक के नशे में अंधा। विचारों में बहकर मुझे समय का आभास ही नहीं रहा। रात के 9 बज रहे थे। वेटर रात का खाना लेकर आ चुका था। सर्दी के कारण सभी लोगों ने अपने अपने कमरे अंदर से बंद कर लिए थे, पर मुझे तो जैसे आभास ही नहीं हुआ कि मैं केवल एक शर्ट में बालकनी में खड़ा हूँ। भूख तो जैसे मर चुकी थी। खाना मुझसे खाया न गया। कमरे में आकर मैं बिस्तर पर लेट गया। बारिश रुक गई, तूफान थम चुका था, पर क्या मेरे जीवन का तूफान कभी थमा? तूफान सा ही तो मच गया था। दूसरे दिन जब इस घटना से बेखबर विश्वास घर चला आया था, मैं अपने कमरे में था। जब बाहर निकला तो तुम विश्वास से कह रही थी, कोई किसी को टूट कर चाहो तो उसका जवाब नफरत से क्यों मिलता है। मैंने उस कोई का अर्थ विश्वास से लगाया। अब तो मैं पागल हो गया था। न मेरा मन घर में लगता था, न फैक्ट्री में। तुम्हारे बिना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था और तुम्हें देखते ही गुस्सा चढ़ जाता था। समझ नहीं आता था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। बिल्कुल पागलों जैसी हालत हो गई थी मेरी। काश उस दिन मैं समझ गया होता कि उस कोई का आशय मुझसे था, तो आज मेरा यह हाल ना होता। उसी दिन विश्वास तुम्हारा हाथ पकड़कर बोला, आज तो गरम गरम कॉफ़ी पीने का मौसम है भाभी। फिर तुम्हारे हाथों से बनी कॉफ़ी का तो कहना ही क्या। तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए विश्वास को कुछ नहीं बताया, ताकि मुझे नीचा ना देखना पड़े, पर मैं समझ गया कि तुम विश्वास के साथ मिलकर मुझसे बगावत करना चाहती हो। मैं आपे से बाहर हो गया था, पागलों की तरह नीचे दौड़ा। तब तक तुम हाथ में एक्सप्रेसो कॉफ़ी का प्याला ला चुकी थी और आवेश में मैंने वह प्याला तुम्हारे हाथ से उछाल दिया था। बस बहुत नाटक हो गया। मैं चीखा, मेरे घर में अब यह सब नहीं चलेगा। विश्वास तो एकदम हतप्रभा रह गया था और इससे पहले कि वह कुछ बोले, मैंने बेइज्जत करके उसे घर से निकाल दिया। बस जाते जाते उसने इतना ही कहा था, आपने कुछ कहने से पहले सच्चाई का पता लगा लिया होता तो अच्छा रहता। उसके जाते ही तुम भी अपना आपा खो बैठी। सुमित, मैं बहुत दिनों से सह रही हूँ और उसे तुम्हारी नादानी समझकर माफ़ करती रही, पर आज तो हद ही हो गई है।
और मैं चीखा, निकल जाओ मेरे घर से। जिसके साथ ऐश करती रही उसके घर जाकर रहो। और इससे पहले कि तुम कुछ बोलो मैं तेजी से बाहर निकल गया। रात को जब काफ़ी थक गया तो वापस घर आया। कार को पोर्च में खड़ी करके जब अंदर आया तो घर खाली था। तुम मुझे कहीं नहीं दिखी। नौकर ने बताया कि मैम साहब सामान लेकर कहीं चली गई हैं। आपके लिए यह कागज़ छोड़ गई हैं। मैंने कागज़ खोला और तुम्हारे शब्दों के मोती मेरी आंखों के सामने बिखर गए। प्रिय सौमित्र, मैं बहुत आशा और विश्वास के साथ बहुत से अरमानों को लेकर तुम्हारे घर आई थी। तुमने मुझे वह प्यार व सम्मान भी दिया था, पर अभी मैं वह खुशियाँ समेट भी न पाई थी कि तुमने मेरी खुशियाँ छीन ली। तुम्हें क्या मालूम कि 3 साल के इस अंतराल में मैं माँ न बन पाने का दुख किस कदर मुझ पर छाया था। एक औरत शारीरिक सुख के अलावा मानसिक सुख भी चाहती है। वह एक बच्चा चाहती है जो उसके प्यार को बांट ले। मैंने अपना एकाकीपन किसी से बांटना चाहा तो तुमने मुझ पर शक किया। तुम तो मुझे समझ न पाए, पर मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तो हद हो गई है। तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने का अधिकार तो था, पर इल्ज़ाम लगाने का नहीं। मुझे खोकर तुम बहुत पछताओगे। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अनुराधा, पत्र पढ़कर मेरा मन हाहाकार कर उठा। तुमने मेरा गुस्सा तो देखा, पर उसमें छुपी हुई ईर्ष्या की बू तुम्हें नहीं आ सकी। मैं तो तुम पर अपना एकाधिकार चाहता था, तुम्हें खोना नहीं। मन किया कि दौड़कर तुमको वापस बुला लाऊं, माफ़ी मांग लूँ तुमसे और कहूँ, अनु, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सब तो मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर ही किया था, पर मेरा स्वाभिमान आड़े आ गया। उसके बाद 2 साल बीत गए। मुझे तुम्हारी खबर मिलती रही थी। पता चला कि उस अंतराल में तुम्हारे डैडी का भी देहांत हो गया था। माँ तो तुम्हारी पहले से ही नहीं थी। यह सोचकर मेरा मन बड़ा घबराता था कि अब तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। पर तुमसे मिलने की हिम्मत ना होती थी। ना तुमने ही कभी सहारे का कोई पत्र लिखा। माँ ने कई बार कहा कि बेटा इतना हट अच्छा नहीं, जाकर बहू को ले आ, पर मैंने भी जिद न छोड़ी। हालांकि अंदर ही अंदर घूरता रहा और फिर एक दिन तुमने अपने संबंधियों के कहने पर तलाकनामा भेज दिया। 2 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद हम दोनों में तलाक हो गया। मुझे आज भी तुम्हारा वह चेहरा याद है जब तुम कोर्ट से बाहर जा रही थी। तुम्हारी आंखों में आंसू थे। विश्वास ने इन परेशानियों के दिनों में बराबर तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारे पिता के देहांत पर, उसके बाद आर्थिक रूप से व मानसिक रूप से वह हमेशा तुम्हारे साथ रहा और इसी कारण तुम्हारे संबंधियों की नज़रों में बसता चला गया और मैं गिरता। फिर तुम्हें भी अपने भविष्य के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत थी और तुमने विश्वास का हाथ थामने का फैसला कर लिया। मुझे खबर हुई उस दिन जब लाल रंग का एक सुगंधित लिफाफा मेरे घर आ पहुंचा। विश्वास वेट्स अनुराधा, और मैं तो जैसे जर हो गया। मैं तुमसे अलग हो चुका था, फिर भी मुझे तुम्हारा नाम किसी और के साथ जुड़ता हुआ अच्छा न लगा। माँ भी सन्न रह गई। पगले, तूने नादानी में एक सुशील बहू खो दी। माँ को अपनी बहू खोने का गम था और मुझे अपनी ज़िंदगी खोने का। उसके बाद तो मैं जैसे पागल हो गया था। मेरी ज़िंदगी का कोई रुख ना रहा। फैक्ट्री में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता। एक दिन मैं ऐसी ही बदहवासी में कार चला रहा था कि मुझे सामने में तुम आती दिख गई। मैंने जल्दी से कार रोकी और दरवाज़ा खोलकर मैं तुम्हारे सामने आ गया था। मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है अनु? ऐसी क्या चीज़ है जो मैंने तुम्हें नहीं दी? मैंने तो तुम्हें टूट कर चाहा। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया। आज मेरा अभिमान चूर चूर हो गया था। तुमने मुझे सब कुछ दिया मीतू, प्यार, घर, कार, नौकर चाकर। केवल तुमने नहीं दिया तो वो विश्वास। अगर तुमने मुझ पर विश्वास किया होता तो मैं आज भी तुम्हारी थी, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। यह कहकर तुम मेरा हाथ झटक कर तेजी से चली गई। यही मेरी आखिरी हार थी। तुम्हारे मुंह से मीतू संबोधन सुनकर मुझे लगा कि तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए जगह है, पर नादानी में हम दोनों ने एक दूसरे को खो दिया था। तुम्हारी और मेरी दोनों की ज़िंदगी बदल चुकी थी, पर दोनों की बदली हुई ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क था। मेरी ज़िंदगी
में अभाव था तुम्हारा और तुम्हारी ज़िंदगी में प्राप्ति थी एक नए घर की, पति की, विश्वास की। मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारी यादों को समेटने के सिवा कुछ न था। तभी तो मैं एक एक चीज़ जिससे तुम्हारी यादें जुड़ी हैं सहेज रहा हूँ। यह कमरा भी तो तुम्हारी याद का ही एक अंश है, जहाँ मैं साल के 8 महीने गुजारता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी से तो मैं निकल गया हूँ, पर मेरी ज़िंदगी में तुम उसी तरह छाई हो। इसका सबूत है इस कमरे में मुस्कुराता तुम्हारा यह तेल चित्र, अब एल्बम जिसमें तुम्हारी फ़ोटो का संग्रह है और जिसे मैं सुबह उठकर सबसे पहले देखता हूँ। यह मेरे रूटीन का एक अंग बन गया है। साल में 8 महीने मेरा यहाँ श्रीनगर के इस होटल में रहना भी तो उसी पागलपन का एक अंश है। कल सुबह मुझे वापस मुंबई जाना है। वहाँ जाकर माँ बस फिर रोज़ की तरह कहना शुरू कर देगी, बेटा दूसरी शादी कर ले, घर में बहू आ जाए तो लड़के बच्चे हो जाएं। कभी यह भी सोचा है कि तेरा वंश कैसे चलेगा? मैं यह नहीं जानता कि मेरा वंश कैसे चलेगा। मैं तो यह सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी तुम्हारे बिना। शायद ऐसे ही श्रीनगर मुंबई दौड़ते दौड़ते यहाँ आकर तुम्हारी यादें सर्पदंश सी चुभने लगती हैं और मुझे अच्छी भी लगती हैं। मैं तो तुम्हारी यादों को समेट लेना चाहता हूँ, सहेज लेना चाहता हूँ। शायद यही मेरे जीने का सहारा हो जाए। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।